जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा था, पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था यानी बायोलॉजी का, जो हम लोग का लाइफ प्रोसेस था यानी हम लोग का जैव प्रक्रम था, उसका पूरा क्या हो गया, यहाँ पे चैप्टर खलास हो गया। ठीक है ना। आज हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि किताब के अंदर के प्रश्न। ठीक है ना। जो किताब के अंदर के भी प्रश्न होता है और यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न भी होता है। दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक किताब के अंदर के प्रश्न होते हैं, एक यहाँ हम लोग के अभ्यास प्रश्न होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखना है किताब के अंदर के प्रश्न जो भी है, ठीक है, दिए जाते हैं वो प्रश्न के देखना है। ठीक है ना। और इसके बाद हम बताएंगे किताब के जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उस प्रश्न के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम लोग कहाँ है, किताब के अंदर का प्रश्न है जो कि हम लोग का चैप्टर खलास हो गया, खत्म हो गया है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन हम लोग का ये कि हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है, मतलब कि अपर्याप्त क्यों होता है। ठीक है ना। तो एक होता है एक कोषीय, एक होता है बहुकोषीय। तो एक कोषीय जीव होता है उसमें जो हम लोग का ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है ना। यानी वो ऑक्सीजन कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक कोशिका से बने हैं तो उनमें ऑक्सीजन लेने का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन वही बहुकोषीय होते हैं तो बहुकोषीय में क्या होता है, सांस लेने का उसका अलग अलग सबका अंग बना रहता है। ठीक है ना। इससे हम लोग क्या है, बहुकोषीय मनुष्य बहुकोषीय होता है। ठीक है ना। एक कोषीय का होता है अमीबा पैरामीशियम, इसका एक कोषीय होता है तो ये सब सांस ले सकता है। ठीक है ना। किसी भी अंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का है जो एक स्पेशल अंग बनाया गया है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं या खाना खाने के लिए एक स्पेशल अंग है। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे इसका विसरण क्यों अपर्याप्त है, ठीक है ना, यह बहुकोषीय में बहुत अपर्याप्त क्यों अपर्याप्त है, इसका मेन कारण ये होता है कि जो एक कोषीय होता है उसका जो पूरा जो बॉडी होता है वो वातावरण के संपर्क में होता है, लेकिन वो जो बहुकोषीय होते हैं उनका जो पूरा बॉडी होता है वो वातावरण के संपर्क में नहीं होते हैं। यही कारण हम लोग का है जो एक कोषीय में, ठीक है ना, ये जो एक कोषीय जीव है उसको ऑक्सीजन लेने में क्या होता है, पर्याप्त होता है, और जो बहुकोषीय है उनको अपर्याप्त होता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, बहुकोषीय जीवों में क्या होता है, केवल बाहरी त्वचा की कोशिका ही वातावरण के संपर्क में रहती है। कहने का मतलब है हम लोग बहुकोषीय है तो हम लोग क्या है, केवल त्वचा जो है वही हम लोग के बाहरी वातावरण के संपर्क में, बाकी जितना हम लोग का है वो क्या है, अंदर है। ठीक है ना। अंदर रहता है। ठीक है ना। कोशिका के वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक है ना। जबकि आंतरिक कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है। जैसे हम लोग का आंतरिक कोशिका है, पेट वगैरह है, लीवर वगैरह है, ये सब क्या है हम लोग के अंदर है, ये बाहर नहीं है। जो हम लोग के मुंह वगैरह है या हम लोग ओठ वगैरह है, ये सब क्या हम लोग के बाहरी त्वचा है। ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, O2 पूरी करने में विसरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। यानी इसमें हम लोग में विसरण की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है, ठीक है ना, कि हम लोग का जो है कुछ त्वचा बाहरी है और कुछ त्वचा हम लोग के अंदर है, इसलिए नहीं होता है। और एक कोशिका में इसलिए होता है क्योंकि एक कोशिका का जो है पूरा त्वचा का उसका पूरा अंग का होता है, बाहर होता है। ठीक है ना। उसका जो पूरा उसका बॉडी का होता है वातावरण के संपर्क में रहता है, लेकिन हम लोग का जो त्वचा है ये क्या है, हम लोग के संपर्क में कुछ संपर्क में है, कुछ नहीं है। यानी हम लोग के आंतरिक वाला संपर्क में नहीं है और बाहर वाला संपर्क में है। ठीक है ना। यानी इसका नॉर्मल ये जान सकते हैं, इसका ज्यादा आंसर नहीं लिखना है, ये लिख सकता है लोग कि एक कोषीय जो जीव होता है उसका जो पूरा जो बॉडी होता है वो वातावरण के संपर्क में होता है, इसीलिए उसको ऑक्सीजन की विसरण करने की पर्याप्त होती है। और बहुकोषीय में पूरा उसका जो त्वचा होता है, उसका जो पूरा बॉडी होता है वो वातावरण के संपर्क में नहीं होता है, इसलिए उसे O2 को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया। इसलिए O2 का विसरण द्वारा क्या होता है, नहीं होता है। यानी O2 विसरण द्वारा नहीं होता है, किसमें, बहुकोषीय में, और एक कोषीय में हो जाता है। ठीक है। इससे याद रखना। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में। नेक्स्ट यहाँ पर कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण के लिए हम लोग किस मापदंड का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो कोई भी चीज सजीव है तो पहले वो खाता है, चलता है, श्वास लेता है, उत्सर्जन करता है, ये सब का हो गया, सजीव होने का लक्षण हो गया। ठीक है ना। गति करते हैं, विभिन्न प्रकार के वृद्धि होते हैं, मतलब उसमें वृद्धि भी होता है, श्वास लेना, भोजन करना और उत्सर्जन करना, ये सब क्या होता है हम लोग के सजीव होने का मापदंड है, यानी सजीव होने का ये साबुत है। क्लियर। यहाँ पर 2 नंबर। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी जीव है जिसको जीने के लिए किन किन सामान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। सिर्फ जिंदगी जीने के लिए, ठीक है ना, अब शौक पूरा करने के लिए, हम लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए, तो जीवित रहने के लिए क्या क्या हम लोग का भोजन, ऑक्सीजन और जल, 3 चीज चाहिए तो हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं। और तो लाइफ में बहुत चीज की आवश्यकता है पूरा करने के लिए, तो वो फैसिलिटी हो गया, वो अलग अलग हो गया। ठीक है ना। लेकिन सिर्फ हम लोग को जिंदा रहना है तो हम लोग क्या 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है, भोजन के, ऑक्सीजन के, जल की। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के
जीवन के आरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे, यानी जीवन का आरक्षण करना है, जीवन को अच्छा रखना है तो कौन कौन सा प्रक्रम हम लोग के है ये, और ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग का पोषण चाहिए, यानी जो पोषण करेंगे तभी हम लोग जिएंगे। उसका हम लोग क्या है, सांस लेना चाहिए, सांस लेंगे तभी जिएंगे। उत्सर्जन करना, और यहाँ पर परिवहन, परिवहन मतलब क्या होता है, खूनों का परिवहन करना, अशुद्ध खून को शुद्ध करना, ये सब क्या होता है, हम लोग का परिवहन होता है, जो कि हम लोग का बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होते रहता है, ठीक है ना। तो ये 4 चीज का हम लोग के जीने के लिए चाहिए, और जीवन के आरक्षण के लिए यानी जीवन को अच्छा रखने के लिए। क्लियर यहाँ पे ये चीज चाहिएगा तो हम लोग जीवन में अच्छा रह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का ये है कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी में क्या अंतर है। सिंपल अंतर है कि स्वपोषी पोषण जब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और जो विषम पोषी का होता है अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। स्वपोषी के अंदर पेड़ पौधा आता है, विषम पोषी के अंदर क्या आता है, हम लोग के जीव जंतु आते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि ये स्वपोषी का होता है, इसको खाना बनाने के लिए H2O चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, मतलब सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वही हम लोग का विषम पोषी में क्या होता है, ये सब कोई चीज का आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। क्लियर यहाँ पे, यानी सिंपल याद रखना है, यहाँ पे स्वपोषी क्या आएगा तो बोला स्वपोषी वो जीव है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा, और विषम पोषी वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम लोग के जीव जंतु। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों की पौधा कहां से प्राप्त करता है, यानी पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसका सामग्री कहां से प्राप्त करता है हम लोग के, तो पहले यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। ये चीज का हम लोग का आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चीज चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज बनने का मतलब मिलने के बाद से उत्पाद जो होता है हम लोग का होता है C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। यानी सामग्री हम लोग कौन कौन सा हो गया, ये जो हम लोग का 4 हो गया, ये सामग्री हो गया। यानी प्रकाश संश्लेषण करता है पौधा तो उसके लिए चाहिए CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल, ये सूर्य का प्रकाश, और ये चारों से जो चीज हम लोग का भोजन बनाता है, उत्पाद करता है, वो का हम लोग को हो गया ये ग्लूकोज, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। C6H12O6। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की 2 भूमिका होती है। एक भूमिका ये होता है कि अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाता है। दूसरा ये करता है कि भोजन में जो बैक्टीरिया आता है, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया, उसे मारने का कार्य करता है, ठीक है ना, अम्ल। क्लियर यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अमाशय HCl अम्ल की स्राव करता है, यानी अमाशय जो होता है HCl अम्ल को निर्माण करता है, स्राव करता है, निकालता है, जो पाचन के लिए, तो पाचन के साथ बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यानी पाचन भी करता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं मतलब कि नुकसान करने वाला उसको क्या करता है, मार भी देता है HCl। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के पाचन एंजाइम में क्या कार्य है, तो पाचन एंजाइम में क्या कार्य है, पाचन एंजाइम का ये कार्य है कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करना, यानी तोड़ देना, ठीक है ना, और छोटी आंत में भोजन को अवशोषण कराना। किसका कार्य होता है हम लोग के, भाई पाचन का होता है, ठीक है ना। तो याद रखना पाचन एंजाइम को 2 कार्य होता है। फर्स्ट यहाँ पर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और सेकंड इसका कार्य ये होता है कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषण करा देना, ठीक है ना। क्योंकि छोटी आंत में सिर्फ पचे हुए भोजन का ही अवशोषण होता है, बाकी बड़ी आंत में जो होता है वो अनपचा भोजन का अवशोषण होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांतु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि छोटी आंत, याद रखना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हम लोग का छोटी आंत। क्षुद्रांतु मतलब क्या होता है, छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, ठीक है ना। यानी छोटी आंत में क्या होता है, हम लोग को ये मालूम है कि पचा हुआ भोजन अवशोषण होता है, लेकिन कैसे होता है, तो दीर्घरोम के द्वारा होता है, दीर्घरोम के द्वारा, ठीक है ना। यानी क्या होता है, आंत को, छोटी आंत को फूलना और पचकना, ये क्या कहता है, दीर्घरोम होता है। यानी छोटा आंत कभी फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है, तो ये प्रक्रिया क्या होता है, दीर्घरोम होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन का अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। तो आज हम लोग के वीडियो में सिर्फ ये जानना था हम लोग के, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर था, ठीक है ना, जो कि हम लोग का अभ्यास प्रश्न नहीं है, बल्कि किताब के अंदर का प्रश्न है। बाकी जो हम लोग के नेक्स्ट प्रश्न है वो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए क्लास जय हिंद।